बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस केस के हवाले से, जहां पर आज 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान बहुत सारे रिमार्क्स हैं जो अदालत उज़्मा की जानिब के ऑनरेबल जो जज साहिबान से उनकी जानिब से पेश किए गए। वकला ने भी अपने अपने दलाइल दिए और फैसला फ़िलहाल जो है महफूज कर लिया गया है। कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। ऐलान किया गया है कि कल सुबह 11 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। इससे कबल जो है ऑनरेबल बेंच ने जो है ये कहा था कि तमाम तर जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, जितने भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं, वो अपनी अपनी लीडरशिप से, टॉप ब्रास से, टॉप लीडर से मशवरा कर लें और मशवरा करके बताएं कि किस तारीख को इलेक्शन जो है वो होंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी इस्तफसार किया गया और इस चीज़ के भी तयन करने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन जो है उसकी तारीख कौन देगा। अभी तक तारीख दिए जाने के हवाले से खोज लगाया जा रहा है, लेकिन फैसला ज़ाहिर है हो चुका है और इसके हवाले से कल जो है वो हतमी तौर पर हमारे सामने सूरत हाल जो है वो सामने आ जाएगी। साथ ही साथ आज इमरान खान साहब की भी जो है तोशाखाना केस के अंदर पेशी थी और उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गई। उसके बाद उनको ज़मानत मिल गई जो कि अगले माह की 9 तारीख तक के लिए वैलिड है। बहरहाल इन दोनों पहलुओं के हवाले से जायज़ा लेंगे और साथ ही भी जानेंगे कि इन तमाम आइनी जो भी सूरत हाल है इसका सियासत पर क्या असर है और क्या सियासत का असर जो है इस वक्त इस सारे मामले के ऊपर पड़ा हुआ है। इन दोनों चीज़ों के हवाले से आज तफसीली बातचीत करेंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान साहब, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं बैरिस्टर साहब अबरेज़ साहब आपसे करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज अज़ खुद नोटिस केस जिसकी समाअत हुई, फैसला महफूज हो चुका है। अभी तक की जितनी कार्रवाई हुई, बेंच की फॉर्मेशन, बेंच का टूट जाना, 5 ना फिर सामने आना, 4 लोगों का अलहदा हो जाना और फैसला महफूज होने तक की जितनी भी कार्रवाई है उसको आप कैसे देखते हैं? जो बुनियादी चीज थी वो इस चीज का तयन करना था कि शख्स की आईनी जिम्मेदारी थी कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करता। तो इस हवाले से आयन का आर्टिकल जो 105 है, डेट इज क्रिस्टल इन दिस रिगार्ड, जो ये कहता था कि जो गवर्नर था वो आईनी सरबराह था और उसकी ये जिम्मेदारी थी। और लेकिन गवर्नर की तरफ से जो एक लीगल रीजनिंग दी गई कि चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये असम्बली डिसॉल्व की थी, मैंने इसकी तोसीह नहीं की थी, विदाउट माई कंसेंट ये 48 घंटों के बाद टूट चुकी थी, तो मैं इसके ऊपर जो है किसी किस्म की डेट अनाउंस नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये विदाउट एनी लीगल फुटिंग या लीगल रीजनिंग ये सारी की सारी प्रोसीडिंग की गई। इसी तरह के असम्बली के अंदर भी इसी तरह के मामला किए गए। इसका जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, जो मेलाफाइड इंटेंट थी वो यही थी कि किसी तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस जो ऐसे प्रोलॉन्ग किया जाए, लिंगर ऑन किया जाए, तवालत का शिकार किया जाए। दूसरी मुर्तदा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर गवर्नर अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करता, आइन में क्रिस्टल क्लियरली इन चीजों को वजाहत कर दी गई, आइन साइलेंट नहीं इन चीजों के ऊपर, या आइन के अंदर कोई चीज एम्बिगुअस जॉर्गन गैब्रिश नहीं है। अगर गवर्नर नहीं करता, हु कम्स नेक्स्ट, तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आर्टिकल 218, 220 और 224 के तहत की जिम्मेदारी है फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शली एंड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। अगर आप जनरल इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो 60 दिन के अंदर, अगर आप बाई इलेक्शन असेंबली की डेजोरेशन पे जाते हैं तो 90 दिन के अंदर। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि मेरे पास जो वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, डिम्यूट्रेशन की प्रॉब्लम है, मर्दमशुमारी की प्रॉब्लम है, हल्का बंदी की प्रॉब्लम है, मुर्तदा मैं ये समझता हूँ कि एंकर का काम है प्रोग्राम करना, एक रेसलर का काम है कुश्ती करना, एक प्लेयर का काम है अपना खेल खेलना। तो चीफ इलेक्शन कमीशन को एक टास्क साइन करता है हमारा आईने पाकिस्तान, और वो जो टास्क साइन किया गया है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, बाई इलेक्शंस करवाने हैं, जनरल इलेक्शंस करवाने हैं, वो आयन के तहत वो जो गिवन फ्रेमवर्क है, गिवन टाइम है, उसी के अंदर करवाने हैं। तो अगर आप नहीं करवा सकते तो अल्टीमेटली रिसोर्सेज नहीं है तो आप लोगों को इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। जो रेवेन्यू, जो टैक्सेस अवाम पे करती है, जिन टैक्सेस से आपको सैलरी दी जाती है, मेरे ख्याल में ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस है, ये जो एक्सरसाइज है, ये फुटाइल साबित होती। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी जो इन तमाम प्रोसीडिंग्स के अंदर या हियरिंग्स के अंदर जो रिमार्क जजेस के आए कि जो सदर पाकिस्तान ने एक ऐलान, जो एक खत लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मेरे मुताबिक वो खत जो था उसकी कोई लीगल फुटिंग नहीं थी, कोई आईनी वजूद नहीं था। उसकी लीगल फुटिंग मैं चाहता हूँ कि जरा आप थोड़ा सा तफसील में बयान करें कि 57 आइन का इलेक्शन कमीशन एक्ट का आर्टिकल जो है सब क्लॉज 1 ये कहती है कि सदर साहब मुशावरत करेंगे इलेक्शन कमीशन से, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और उसके बाद जो है वो एक फ़ाइनल फैसला बताएंगे अबाउट जनरल इलेक्शन। अब सदर साहब ने मुशावरत के लिए ख़त लिखा, आप जानते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। देन व्हाट्स नेक्स्ट? क्या लॉ अपना ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करेगा और वन पार्टी डिसीजन आ जाएगा, या आप तो खैर कह रहे हैं हवा में है, क्यों है? ज़रा इस हवाले से बता सकते हैं, क्या वजह आपके नज़दीक?
13वीं और 18वीं तरमीम के बाद आयन के 101 आर्टिकल्स को अमेंड कर दिया गया, अल्टर किया गया, कुछ को इंसर्ट किया गया, और उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल पावर सी 52B के तहत जितनी भी पावर थी वो आर्टिकल 48 के अंदर वो तमाम की तमाम पावर जो सदर पाकिस्तान ने एक्सरसाइज करनी थी, दैट वुड बी एक्सरसाइज ऑन द कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से ही वो एक्सरसाइज अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता था। सदर के पास जो है एक आईनी ओहदा तो है, लेकिन उनके पास जो पावर्स हैं, जो उनके फंक्शंस हैं, वो कुछ भी आइन के अंदर बाकी नहीं रहे। दूसरी चीज ये थी 57(1) की हमने बात की, इलेक्शन एक्ट 2017 का ये सेक्शन है, उसके अंदर जनरल इंतखाबात की बात की गई है, और वो जो पावर्स उसको डेलीगेट की गई हैं वो सदर की कोई जो डिफाइंड पावर नहीं है, वो सदर के पास एक बड़ी कर्टेल सी पावर है जो कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के मशवरे के साथ और फिर इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने कंसल्टेशन देनी है, उसको वो हुक्म जारी नहीं कर सकते, उसको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। लिहाजा मैं ही समझता हूँ कि सदर के पास कोई लीगल कवर, कोई लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था, लिहाजा वो उनकी जो डायरेक्शन इन टोटो अगर देखी जाए तो वो इन्फोर्सेबल है ही नहीं थी। कमिंग टूवर्ड द मेन इशू, अब कल क्या होने जा रहा है, व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल दी प्रोसीडिंग। एक तो मुर्तजा जो आपने अपने इंट्रो के अंदर बात की कि 4 जजेस जो थे वो पहले से वो इख्तिलाफी नोट दे के बेंच टूट गया, उन्होंने अपने आप को डिस्टिंक्ट कर लिया, सेपरेट कर लिया तमाम इशूज से। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे इश्यूज के अंदर कल जब ये चीजें डिसाइड हो जाएंगी, जो एक्सपेक्टेड डिसीजन वो यही है कि आयन का आर्टिकल 105 है और उसको सामने रखते हुए 90 दिन के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट को डेट दे देगी। अगर ये फैसला पीडीएम के खिलाफ आएगा तो आप देखेंगे कि जजेस को पार्शियल, प्रेजुडिस और बायस कहा जाएगा। तमाम वो तो खैर पहले ही कहा जा रहा है, मरीम साहिबा तो खुला के बोल रही है, बल्कि तस्वीरें चला रही हैं जलसों के अंदर। और हैरानगी की बात है कि उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट का मैंने देखा अभी तक नोटिस नहीं हुआ, दरखास्तें तो दायर की गई हैं। मी टू अंडरस्टैंड के स्टेट की अगर कोई शख्स रिट चैलेंज करता है, कोर्ट्स की रिट चैलेंज करता है, तो कोर्ट की उस पर सुम्बुम बुकमुन खामोश तमाशा ही बनी रहती है। हालांकि हमारा कंटेम्प्ट का लॉ बड़ा क्लियर है कि कोई भी ऑन गोइंग प्रोसीडिंग है, कोई भी शख्स जो है इसमें इंटरवीन, इंटरपोज, इंटरफेयर करे, ये कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज करने की कोशिश करे या इंड्यूस करने की कोशिश करे, तो उस शख्स पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल सकती है। और आपने देखा माजी करीब के अंदर इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल से इस केस से बाहर निकले, अदरवाइज उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट एनंसिएट किया गया, इसे लोगों की पगड़ियों के शिमलों को दागदार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अदारों की तस्दीक और तमस्सुर उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब इन लोगों के खिलाफ गैर तंग करने की बातें की जाती है तो फिर ये कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो स्नैच किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी हदूदों की समझनी चाहिए, सियासी लीडर्स को, सियासी जुमा को, और कोर्ट्स का जो फैसला आइन और कानून के मुताबिक आता है एटलीस्ट उसे तो एक्सेप्ट करें। ये आइन की किताब है, आप आर्टिकल 105 को उठा के साइड पर रख देते हैं, आयन को मोल्ड करते हैं, फोल्ड करते हैं, टिंट करते हैं, आप इसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, सबोताज करते हैं और अपनी मर्जी का मंसूर दस्तूर और एजेंडा नाफिज करने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा दिल करेगा हम इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा इब्राहिम साहब मेरी सुने एक बड़ी अहम चीज़ आपने कहा कि मुमकिन तौर पर, और हमें भी ये लग रहा है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के अंदर सुना देगी। अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है उनके पास एब्सोल्यूट डिवाइन पावर्स हैं उनके पास। अब अगर वो ऐसा कर देती है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो ऑलरेडी स्टांस अपनाए हुए है वही कैरी करता है और वो कहता है कि जी हमारे पास ना पैसा है, पैसा में देना है हुकूमत ने, ना हमारे पास सिक्योरिटी है, ना मैन पावर है, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और ना ही अभी तक मरदमशुमारी हो चुकी है, तो फिर उस फैसले का किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद? देखिए हमारी जो पॉलिटिकल लीगल हिस्ट्री के अंदर वही फैसले जो है वो ऑथेंटिक और बोनाफाइड कंसीडर किए जाते हैं कि जिनकी इन्फोर्सेबिलिटी को हम इंश्योर कर सके इन लेटर एंड स्पीडेड बोथ। लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने पहले हाथ लिखा तो जुडिशरी ने कहा कि हम अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं दे सकते, आर्मी ने कहा हम अपने रेंजर्स साथ पुलिस स्टेशन पे तैनात नहीं कर सकते। लेकिन सारी जो चीज़ों के पीछे एक मंतक नजर आती है, रीजनिंग नजर आती है, वो वही हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू को तकवीत देने वाली बात है जो फेडरल हुकूमत कहती है कि हम इंतखाबात का प्रोसेस जो है प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपनी 8 महीने तक फर्दर चलती रहे। मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह की तौजीहात आती हैं तो दिस इज द राइट टाइम कि फिर लोग सड़कों पे बाहर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और मजीद ये हुकूमत जो है पहले प्रॉब्लम का शिकार है, इकॉनमी की प्रॉब्लम है और 26 अरब का आई थिंक इस पे खर्चाना है,
तो ये सारी चीज़ें फिर लेकिन ये देखें, एक तो इसका सियासी पहलू हो गया, लेकिन इसका सारा आईनी पहलू भी है। अगर लेट्स से सुप्रीम कोर्ट कल की जजमेंट के अंदर ही कह देती है कि जी फलानी तारीख को या आपसे इतने दिन के बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो पाता और इलेक्शन कमीशन रीजन देता है कि जी गवर्नमेंट में हमें जो है वो फाइनेंस नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं मिली, लोकल जो है हमें हेल्प नहीं मिली, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के मामला चाहिए होते हैं, सेंसस जो है वो नहीं हो सका। सो किसी एक को तो मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे ना, किसी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होगी ना, जजमेंट के खिलाफ जाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? स्टेट के फंक्शनरीज को, तमाम स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को, स्टेक होल्डर्स को जो फंड्स प्रोवाइड करने हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, दैट इज द अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती तो क्या होगा? फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक डायरेक्शन दी गई थी, डायरेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी गई। उन्होंने ये तजहियात पेश की कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज कहाँ से आने थे? फेडरल हुकूमत से आने थे। देन फेडरल जो गवर्नमेंट है दैट वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, फिर वो अपनी रीजनिंग देंगे। लेकिन ये दिल्ली दूरस्थ है, ये सारी चीजें मैं इससे पहले की एक बात जरूर करूंगा कि ये सारी की सारी जो चीजें अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने की जा रही हैं, मुर्तजा मैं वंस अगेन ये बात करूंगा कि आयन को बने 50 साल हो चुके हैं। 23 मार्च को इसकी 50 साल की जो है वो अरसा भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से देके और लाहौर की वाने इकबाल और हमारी प्रोविंशियल असेंबली के 2 इजलासों लेके हर जगह इसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। और ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जो लीगल क्यास, कंफ्यूजन, कन्फ्रंटेशन क्रिएट की गई है, ये जो आईनी जिम्मेदारी से लोग इंहराफ करते हैं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को कोई लाइबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है और कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी इम्पोज करने की जरूरत है कि अगर एक गवर्नर है, अगर एक चीफ मिनिस्टर है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी तहत बरा नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट के सामने 4, 5, 6 दिन लाओ, लश्कर, बैनर्स, मीडिया, वकला सब लोग वहां पे आ जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, कौन सी सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे 2 जजेस पहले से मौजूद नहीं है, वैकेंसीज है? कौन सी सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने 52,000 केसेज जो है वो पेंडिंग है? कौन सी सुप्रीम कोर्ट? वो सुप्रीम कोर्ट जिसमें 2017 के कत्ल के मुकदमात अभी तक एजुडिकेट ही नहीं किए जा सकते क्योंकि वहां पे रश और प्रेसिडेंसी बहुत ज्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि ये सियासतदान इस मुल्क को, इस आयन को, इस कानून को किस तरफ लेके जा रहे हैं, हम किस नहज पे जड़े हैं, किस क्यास का हम शिकार हो रहे हैं। एक आयन के अंदर प्रोविजन थी, आर्टिकल 105, गवर्नर की जिम्मेदारी थी, गवर्नर ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अच्छा मुर्तजा एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 254 का हवाला दिया गया कि अगर कोई काम जो है वो मुकर्रर मुद्दत में नहीं होता, आइन ने एक डिफाइंड पीरियड उसके लिए मुकर्रर किया था, तो वो काम इनवैलिड नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, इल्लीगल नहीं है। लेकिन वो काम अनलॉफुल, इल्लीगल या इनवैलिड नहीं है जिसको बोनाफाइड इंटेंट के साथ किया जाए, नेक नियति के साथ किया गया, लेकिन हालात वाकयात इतने साजगार नहीं थे, जलजला था, अब उसके अलावा कोई सैलाब आ गया, नागानी आफत आ गई या इमरजेंसी नाफिज होगी, तो ऐसी सूरत हाल में वो बोनाफाइड इंटेंट के बावजूद वो एक्टिविटी नहीं कर सके, तो वहां पे आर्टिकल 254 असिस्ट करता है, एड करता है ऐसे एक्शन को। लेकिन जहाँ पे बदनीयती ये हो कि हमने इंतखाबात नहीं कराओगे, हम टफ से मस नहीं होंगे, मैं नहीं मानूंगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए या किसी भी कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, मेरे ख्याल में ये तो सीधा सीधा फिर रियासत के अदारों, रियासत के अच्छा, आज भी जो समात हुई है उसमें सदर के इख्तियारात के हवाले से खासी बहस हुई है, और वो बहस ज़ाहिर इसलिए हुई है कि एक तो वो आइन के जो है वो आला तरीन मनसब पर फायज़ है, मुल्क के सदर हैं, और साथ ही साथ दूसरा ये कि उन्होंने तारीख़ दी है। अब मैं आज के आपको रिमार्क्स जो है वो बताता हूँ, जिसमें चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि तारीख़ में सदर के कुछ जमहूरी, कुछ गैर जमहूरी इख्तियारात थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर सदर इंतखाबात की तारीख़ नहीं दे सकते तो सेक्शन 57 को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा फिर आगे कि जी क्या ये मुतसादिम है आइन से, आइन का आर्टिकल 57, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, यहाँ आइन के अंदर आर्टिकल 48 निकाल दें, या आइन के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट और डिस्क्रिप्शन या उसकी एडवाइस के बगैर खुद ही तमाम काम कर लें, या आर्टिकल या सेक्शन 57 को रिमूव कर लें, या सेक्शन 57 के साथ एक वर्ड ऐड कर लें ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ताकि आइन के अंदर और हमारा जो सेकेंडरी लॉ है, जो लेजिस्लेचर है, इसके अंदर कोई रबत जरूर रहे। अगर इसके अंदर कोई रिपग्नेंसी आएगी, इसके अंदर कोई कंट्रास्ट चीज आएगी, कंफ्लिक्ट आएगा, तो अल्टीमेटली सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड व्हिच इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट दैट वुड प्रिवेल, दैट वुड गेन द ऑथेंटिसिटी। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। जस्टिस नासरा साहिबा, मैं आपकी तरफ, वेलकम टू द शो। ये फरमाइएगा कि फैसला ज़रा महफूज हो चुका है, इसको नोटिस केस जो था पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से कल सुनाया जाएगा। अभी हम सारी गुफ्तगू जो कर रहे हैं, बहस हमारी जारी है, वो ये है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। अब सवाल ये आपसे कि जब सदर साहब ने तारीख दे दी, आइन के आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है उसके 57 सब क्लॉज 1 के मुताबिक,
तो आज भी उसका खासा जिक्र हुआ। हमारे जो कॉलीग हैं, हमारे साथी हैं अभी, बैरिस्टर वकास साहब, उनका कहना है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। आपके नज़दीक क्या इसकी कोई अहमियत नहीं है? आइन से मुतसादिम हो गया है, इसको हटा देना चाहिए, या आपके ख्याल से नहीं, सदर के पास इख्तियार है और जो इस वक्त मौजूदा सदर और उनकी पॉलिसीज़ हैं, दे आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न? जी नासरा साहब, मुझे सुन पा रही मैम? नासरा साहिबा से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है, उनसे राब्ता हम दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस नासरा साहिबा को अगर आवाज़ जा रही है, राब्ता मुनक़ता है उनसे। बैरिस्टर वकास साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। तोशा खाना केस, आज इमरान खान साहब की पेशी हुई और आपने देखा होगा जिस किस्म की उनकी पेशी हुई और जिस तरह उनके साथ उनके वोटर और सपोर्टर गए। पहले तो वहाँ पे हमने देखा कि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। थोड़ी देर बाद हमने देखा, जो खबर आई, कि वहाँ पे एक एप्लीकेशन पुटअप की गई उनकी ज़मानत की, और थोड़ी देर बाद उनको उसके अंदर ज़मानत मिल गई टिल 9th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये फरमाइए, जब नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए और जारी होने के बाद इस किस्म की एप्लीकेशन पुटअप करके अप्रूव कर दी जाए, वेयर डज दिस बेल वाला मामला स्टैंड्स? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि थी हबस गरम के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हो। आज 3 दफा ऐसे लगा कि जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तीनों जगह से उनको जमानत दे दी गई। एक जगह तो उनके नाकाबिल जमानत अरेस्ट वारंट भी जो जारी कर दिए गए, लेकिन जो इसका लीगल प्रोसेस है वो थोड़ा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी मुलजम जो किसी भी कोर्ट में जो रिक्वायर होता है, जिस तरह तोशाना केस में इनको नायल किया गया 63(1)(p) के तहत, फिर इनका रेफरेंस भेज दिया गया कि 167 और 172 के साथ करप्ट प्रैक्टिसेस के ये मुर्तकिब ठहरे, इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा चलाया जाए। अब उस मुकदमे में हाँ सबको बुलाया गया, समन भेजा गया, वो नहीं गए। फिर बेलेबल अरेस्ट वारंट भेजे गए, वो फिर भी नहीं गए। फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता मासवाए कि वो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भेजे कि आप इस शख्स को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के बाद उनको जेल में रखा जाए। उनका पर्पज ये है कि टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक पर्सन और अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट, ताकि उस मुकदमे के हवाले से हियरिंग की जा सके। अब हाँ साहब का वो जो ऑर्डर था, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी थी चाय के प्याली में तूफान के मुतरादिफ थी, वो इसलिए कि ये हम अपनी यूजुअल प्रैक्टिस में देखते हैं कि हाई कोर्ट में जब इस तरह का ऑर्डर चैलेंज किया जाता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और आज हाई कोर्ट ने स्पेशली इसको इसलिए सस्पेंड करना था कि हालात वाक़िअत इस चीज के गमाज अकास में तर्जुमान ही नहीं थे। हाथा अदालत जो था और अदालत के बाहर का जो एरिया था, वहाँ पे अनारकी और मुतशद्दिद कारकुन थे, और इतनी छोटी सी चीज की वजह से अगर हाँ साहब की गिरफ्तारी दे दी जाती तो अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि हालात मजीद खराबी की तरफ जाते। और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे अमने अम्मा को जो इस वक्त खतरात लाहक हैं, खान साहब को भी चाहिए कि किसी न किसी सूरत अपने कारकुनान को ये चीज बताएं। पहले भी इनके साथ वजीराबाद में इस तरह के इंसिडेंट हो गया, और कोर्ट भी अगर थोड़ा सा मजीद प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़ाब्त करते हुए वीडियो लिंक पे इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले, इनकी अटेंडेंस इंश्योर कर ले। आपको याद होगा कि वजीराबाद में जिस शख्स ने खान साहब को ऊपर फायरिंग की थी और जिसने उसकी कन्फेशन की थी, उस शख्स की जो स्टेटमेंट्स हैं या उसकी ओपिनियंस है वो वीडियो लिंक पे की जा रही है। तो व्हाई नॉट अबाउट द इमरान खान एंड अदर लीडर्स के जिनकी जान को या जिनकी जो जिंदगी को किस तरह के हतलाल लाहक हैं, क्योंकि अगर इस तरह का कोई मामला पेश आता है तो अल्टीमेटली आवर नेशन वुड सफर अ लॉट। और अगर खान साहब को कोई कारकुन के खिलाफ भी इस तरह का मसला पेश आता है तो फिर ये जो इस वक्त मुतशद्दिद गिरोह नजर आता है, बजाय तो ये बातें इंसाफ की करते हैं, बजाय तो ये बातें मेरिट की करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस, लेकिन जब खुद कोर्ट्स के अंदर जाते हैं जाहिर है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आइन से हट के जो है वो की जाती हैं। अब ये फरमाइएगा, ये जो तोशा खाना केस है, अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में फरमा सकें कि उसका एक तो डायरेक्शन या पहलू ये है जो हमने आज देखा जिस ट्रेजेक्ट्री में ये बढ़ है, साथ ही साथ दूसरा तोशा खाना के हवाले से भी एप्लीकेशन ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर जो बाकी पाकिस्तान के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, डिग्निटरीज़ हैं, उनको मिलने वाले जो तहाइफ हैं, उन तहाइफ के हवाले से बताइएगा कि उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। वेयर डज दिस इशू स्टैंड्स? उसमें पब्लिक कर दिया गया है मुर्तदा नंबर 1, वो अभी रिसेंटली एक वीक पहले जो पार्लियामेंट की तरफ से, लेकिन उसमें मिलिट्री और गवर्नमेंट जुडिशरी के जो आला ओहदेदार हैं उनके लिए चीजों को छोड़ के बाकी जो तहाइफ हैं वो पब्लिक कर दिए गए हैं। और अल्टीमेटली आर्टिकल 19A है जो राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू ऑल द सिटीजन ऑफ स्टेट, कि जो इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट और पैविटल इश्यूज होंगे पाकिस्तान के तमाम शहरियों के हक है। आर्टिकल 19 से 18वीं तरमीम में सेट किया गया था, तो उसके तहत इनको भी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा मुर्तज़ा, ये केस था क्या जो आपने बात पूछी आपके नाज़रीन के लिए,
वो केस यही था कि हाँ साहब ने घड़ियां बेची थी और घड़ियों के बाद जो इनकम थी दैट हैज टू बी शोन इन हिज एसेट्स, उनको अपने असासाजात के अंदर डिक्लेयर करना था। और ये एडमिटेड फैक्ट था उनकी तरफ से कि मैं विद इन प्रिस्क्राइब टाइम ये अपने सासों के अंदर डिक्लेयर नहीं किया। लॉ क्या कहता है? उन्होंने हाँ साहब ने कहा कि मेरी तरफ से ये इग्नोरेंस है। लॉ कहता है इग्नोरेंट इज जुडिस नॉन एक्सक्यूजर्स, मीनिंग देयर बाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको इस चीज का शऊर नहीं था, इदराक नहीं था, आपकी इतनी बड़ी टीम थी कि आपने विद इन टाइम ये सारी चीजें जो सेल की थी, बेची थी, इनको अपने एसेट्स के अंदर आपने डिपिक्ट करना था। अगर आपने नहीं किया तो अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द म्यूजिक, यू वुड बी टू हार्ड वाटर और आप इसके तमाम के तमाम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ हैं नासा जावेद साहिबा। आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? जी, वेलकम टू द शो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी गुफ्तगू जारी थी कि पंजाब और केपी के जो इलेक्शन के हवाले से कल मुमकिन तौर पर फैसला आने वाला है और इस सब के अंदर सदर के जो इख्तियारात हैं वो खासे अंडर डिस्कशन रहे। तारीख उन्होंने दे दी लेकिन अभी तक जो बेंच ऑनरेबल जज साहिबान है वो इस चीज़ के मुतलाशी हैं। खैर अब तो वो फैसला कर चुके हैं और कल अनाउंस हो जाएगा कि डेट ऑनवर्ड्स किसने अनाउंस करनी है। आपकी क्या मैडम अंडरस्टैंडिंग है सारे मामले के हवाले से? देखिए, एक आईनी है शोबा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनका काम है कि बर वक्त साफ शफाफ जो इलेक्शंस हैं उनका इनकाद करें। तो जाहिर है उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी भी आती थी कि वो इलेक्शन की डेट दें। उन्होंने नहीं डेट दी। दूसरा शख्स गवर्नर है, उसने कहा जी मैंने असेंबली तहलील नहीं की पंजाब की जो थी तो मैं नहीं डेट दे दूंगा। वहाँ के में तो उसने कह दिया कि हाँ जी मैं जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन अब ये सारी बातें जो थी, जब प्रेसिडेंट ने बुलाया इलेक्शन कमीशन वालों को कि आए मशवरा करें ताकि तारीख फिक्स हो सके, 90 दिन के अंदर तो आइन का तकाजा है कि इलेक्शन होने जरूरी। उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी जो जबान इस्तेमाल की सदर ने वो शाइस्ता जबान नहीं थी, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा आइए हम इससे मुशावरत करें और फैसला दें। जब उन्होंने भी कोई आगे कदम नहीं बढ़ाया जो उनका काम था, तो फिर ये चारों नाचार जो सदर थे उन्होंने इलेक्शन एक्ट के तहत जो उनके पास इख्तियारात थे उन्होंने इलेक्शन की तारीख दे दी ताकि 90 दिन के अंदर अंदर जो आइन का तकाजा है वो इलेक्शन हो जाए। अब इसी को जो है वो देख रहे हैं अदलिया वाले और कल फैसला दे देंगे 11 बजे इंशाल्लाह कि क्या फैसला है। और बाकी जो इसके साथ जो भी मसाइल है उनके बारे में भी जो मसाइल है उनका भी फैसला दे देंगे। एक दफा ये बात जो है ये शफाफ अंदाज में पता लग जाए कि किसने ये करना है और सबसे ज्यादा अव्वलीन जिम्मेदारी किसकी है। अच्छा नासिर साहब, एक और चीज़ मुझे ये फरमाइएगा, भी आपने जिक्र किया गवर्नर साहब का कि उन पे बाइंडिंग है कि उन्होंने देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी ही नहीं है और वो कहते हैं जी मैंने आगे तारीख नहीं देनी, तो फिर ये इंटरिम सेटअप क्यों बनाया गया? यानी कि क्या ये पार्शली आप एक चीज़ को मान सकते हैं और दूसरी चीज़ को आप नहीं मान सकते? हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क? बस बात ये है कि जिस वक्त इरादा अपना ना हो, जिसको कानून में कहते हैं मैला फाइडी, तो फिर यही इसी किस्म के तजाद आते हैं। अगर उन्होंने केयर टेकर कैबिनेट बनाई थी तो उसको भी 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी था, लेकिन ये उन्होंने काम कर दिया और डेट नहीं दी कि ये असेंबली मैंने तहलील नहीं की। तो अब इसका फैसला सब बातों का इकट्ठा ही हमारी अदलिया करेगी और उनका वो मजाज है आइन के तहत सबसे जो कम खतरनाक इदारा है, 3 सतून जो है हमारे रियासत के, मुकन्नना और इंतजामिया और अदलिया, वो अदलिया है। दुनिया भर में कहते हैं जुडिशरी इज द लीस्ट डेंजरस ब्रांच। उनका काम है लोगों के इख्तलाफात में और मुसीबत में उनकी दादरसी करें और आइन की तशरीह करें। तो अब यही काम वो कर रहे हैं और हमें नहीं चाहिए कि हम मुदाखलत करें। कोई उठ के कह देता है जी ये जज मुझे नहीं पसंद, दूसरा कहता है मुझे ये नहीं पसंद। किसी साइल को ये इख्तियार या इस्तेहकाक नहीं है कि वो कहे कि कौन जज उसका। लेकिन अगर उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई ना हो तो ये भी लोग सवाल जो है वो खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अब मरीम साहिबा ने जलसे के अंदर जिस तरह नाम लिए जजेस की, बल्कि तस्वीरें चलाई और क्या कुछ है जो उन्होंने नहीं कहा। उससे पहले भी वो बेंच फिक्सिंग के इल्जाम लगा चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कंटेम्प्ट की कार्रवाई हमने देखी नहीं, जबकि इमरान खान साहब ने जलसा आम के अंदर खड़े होकर IG DIG और SP से बेन गालबन जो है मजिस्ट्रेट साहिबा का जो लोअर कोर्ट की हैं उनका जिक्र किया और बाद में खैर वो उन्होंने लंबा केस भुगता। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आई मीन व्हाई इट इज लाइक दिस? मैं समझती हूँ कि जो कुछ मरियम नवाज साहिबा ने किया वो बिल्कुल गैर मुनासिब था और उनको तो फौरन कंटेम्प्ट उनके ऊपर लगना चाहिए था। 1-2 दफा ऐसे मौक़ों पे अगर
अदलिया लगाए तौहीन अदालत का चार्ज और उनको वहीं उनका फैसला कर दे केस को सुन के, तो मैं समझती हूँ ये तमाम सिलसिला जो है ना ये बंद हो जाएगा। रिवायती तौर पे किसी को ये हक ही नहीं है कि वो तनकीद करे अदलिया पे या ये कहे कि जी मेरी मर्जी का जज हो। ये क्या बात है, मेरा केस मेरी मर्जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो चीफ जस्टिस का प्रोरोगेटिव है कि बेंच वो नॉमिनेट करे, बेंच को वो ही सेटअप करे और उसके आगे जो केस लगने हैं वो भी अगर उनकी सवाबदीदी इख्तियारात में ये आ जाए कि फलां केस जो है ये फलां बेंच के आगे होना चाहिए तो वो लगा सकते, नहीं तो समटाइम जनरल रूल उसको रजिस्ट्री भी कर देती है कि वो लगा देती है डिफरेंट बेंचेस के आगे। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें हम लोग बेजा तनकीद करें। लेकिन अब देखिए मैडम एक और चीज़ देखें, बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप बजा फरमा रही हो। जो कुछ मरीम साहबा ने कहा वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सबका कंसेंसस है। अब अगली चीज़ है कि जब ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जलसा आम के अंदर इस किस्म का मलाइन किया जा रहा है अदलिया को, ऑनरेबल जजेस को, तो इसमें भी कोई बईद नहीं है, एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। खैर ये तो कल फैसला आएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अपेरेंटली लगता ही है कि कल सुप्रीम कोर्ट फैसले के अंदर तारीख दे देगी। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है जी आप फ़लाँ तारीख को इलेक्शन कराएं और हुकूमत उसको नहीं कराती और उसके लिए उज़र पेश करती है, पैसों का, सिक्योरिटी का, फाइनेंस का, बहुत सारे मामला हैं। देन व्हाट्स नेक्स्ट? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी और अगर होगी तो किसके खिलाफ होगी? जिनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करना और करवाना, अगर वो नहीं करेंगे तो वो तो आर्टिकल 6 के होंगे, कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकेगी, क्योंकि ये तो एक आइन का हिस्सा है कि 90 दिन में इलेक्शन होना जरूरी है। अब ये कहना कि जी मर्दमशुमारी नहीं हुई, ये पिछले इलेक्शन की कंटिन्यूएशन है 2018 की, ये तो उसी मर्दमशुमारी में होना चाहिए। नई मर्दमशुमारी, नए इलेक्शन जो होने हैं, जनरल इलेक्शन, उन पे उसका इतलाक होता है, इस पे तो होता ही नहीं। दूसरा कि फंड्स नहीं है, इतने सारे फंड्स इधर उधर खर्च जो हो रहे हैं गाड़ियां लेने में और लोगों को पेट्रोल देने में और ये देने में, बिजली और पानी। कल कह दिया वज़ीर आज़म ने कि ये सब खत्म हो, वो कितने सारे करोड़ रुपए बचेंगे, वो उस पर इलेक्शन करा रहे हैं। लगने का कोई इसका मौका ही नहीं है। देखिए टीचर्स ने आके एक दिन की छुट्टी में इलेक्शन को मॉनिटर करना है, ये उनका काम है, पोलिंग एजेंट बनाते हैं, और बाकी क्या है, सिर्फ वो किताबें हैं ना जो पोलिंग के होते हैं, पर्चियां, उनको छापना कोई इतना महंगा तो मसला है नहीं, लेकिन अगर इरादा हो तो फिर तो हर काम, इरादा हो तो ज़रा हर काम हो जाता है। नियत से होना जरूरी, बिल्कुल ठीक है, नियत का होना जरूरी है। मेरे साथ रहेगा जस्टिस नाज़रा साहिबा, प्रोग्राम करिए नादिया मिर्ज़ा साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नादिया साहिबा। नादिया साहिबा, नियत की असल बात है जहाँ पे आके सारी अभी तक की हमारी गुफ्तगू रुक रही है कि इलेक्शन कराना या कोई भी ऐसा काम जो आइन कहता है और आप उसको करने के मजाज हैं, वो कोई भी हो, तो उसमें नियत का होना बड़ा ज़रूरी है। आपको लगता है कि हुकूमत का इल इंटेंट इस सब के अंदर शामिल है और डिलिबरेटली हुकूमत इस तरफ लेके जा रही है, और जिस तरह भी महाज रही और कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है मौजूदा हुकूमत बल्कि नून लीग की लीडरशिप की जानिब से, आपको लगता है कि ये एक डिलिबरेट है ताकि कोई विंचिंग के लिए कोई पंचिंग बैग कोई मिल सके, कोई रोना धोना रोया जा सके, जी अदालतों ने ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया? Thank you very much, Portugal, for having me up. This is very true. Definitely, it's very clear as well कि ये deliberate है। अगर deliberate नहीं होता तो फिर मजाक ही कोई नहीं था। मतलब एक बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है। पहली दफा तो इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं हो रहे। हाँ, अलबत्ता पहली दफा खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की असेंबलीज इस तरह से, प्रोविंशियल असेंबलीज इस तरह से तोड़ी गई हैं। अदरवाइज इलेक्शन होना, उसका एक प्रोसीजर आइन में दर्ज है, उसको फॉलो ना करने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता अगर आईनी तौर पर देखा जाए। लेकिन अगर जिस इंटेंशन की आप बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली इज वेरी मच देयर, क्योंकि नून लीग नहीं चाहती, और वो क्यों नहीं चाहती ये भी हमें और आपको पता है कि इस वक्त उसकी मकबूलियत तो बहुत दूर की बात, उसकी तो कहीं से ही हमें नजर नहीं आती। तो अवाम ने जो उन्होंने किया, अभी सावडार साहब का एक मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक ट्वीट पढ़ रही थी कि 10:50 पे पेट्रोल की नई कीमतों का अनाउंस करेंगे। अब मुझे बताएं कि इस किस्म के जो अनाउंसमेंट हर 10 दिन बाद और 15 दिन बाद जब होंगे और ये हर दर्जा महंगाई होगी, ये सूरत हाल होगी, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा कि आप अवाम में जाएंगे? दूसरी बात ये है कि एक इम्पोर्टेंट चीज ये है
कि जिससे वो ये गुरेज बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस उस तरह से ना हो, यानी 90 दिन के अंदर अंदर ना हो। और उसकी वजह भी हमें पता है कि वो ये चाहते हैं, और राना सनाउल्लाह साहब ने जियो के एक प्रोग्राम में ये बात की भी थी कि ये तो नहीं हो सकता कि 2 असेंबली के इलेक्शन अलग हो, इलेक्शन जब भी होंगे वो साथ ही होंगे। और अदालत की जो आज हमने कार्रवाई देखी, बड़ी अहम तरीन जो आज केस था, वहां पर भी ये एक इम्प्रेशन मिला है कि पहले आप इलेक्शन की डेट दे दें, फिर मुशावरत से तय करेंगे कि इसका मामला क्या है, हालात क्या है, माशी हालात क्या है, जो दहशतगर्दी का एक वहां पे रीजन बताया जा रहा है, उससे वो उसकी कितनी संगीनी है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा, जो मुझे लगता है, हो सकता है आई एम रॉन्ग प्रोबेबली, बट के जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन जो हैं वो थोड़ा सा डिले होंगे और वफाक के इलेक्शन थोड़ा सा पहले हो जाएंगे, और बीच में ये कहीं ना कहीं मुशावरत से या कंसेंसस से ये डेवलपमेंट होगी और इस पे शायद सब अग्री भी होंगे। अच्छा, ये चीज़ फरमाइएगा, मरीम साहब अपने आप को नून लीग से अलहदा या यूँ कह लीजिए मौजूदा हुकूमत से अलहदा कंसिडर करती हैं, बरमला कह चुकी हैं, आप एग्री करती हैं? देखिए, कह तो वो चुकी हैं, लेकिन कहने से क्या होता है, फिर वो मुझे ये बता, अगर वो ये कहती हैं कि मेरी हुकूमत नहीं है, तो हुकूमत किसकी है? क्या पीएमएलएन की हुकूमत नहीं है? क्या शहबाज शरीफ साहब पीएमएलएन के प्रेसिडेंट नहीं है? मरियम नवाज शरीफ साहब जो 2 ओहदे लेकर आई हैं, जिसमें वो एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या वो पीएमएलएन की प्रेसिडेंट नहीं है? क्या उनके पास जो चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा है, क्या वो पीएमएलएन की चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं है? तो ये अवाम को बेवकूफ वाले बनाने वाली बात है। या तो फिर वो खुलकर ऐलान कर दे, खुलकर वो ऐलान कर दे और एक मरियम लीग अलग बना दें, या शहबाज लीग अलग बना दे, या नवाज लीग अलग बना दे। तो फिर तो अगर वो खुलकर ऐलान करती हैं और पार्टियां डिवाइड हो जाती है, तो फिर तो हमें समझ में आता है कि शहबाज शरीफ जो है वो अब इस पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, या मरियम नवाज जो है वो जॉइंट प्रेसिडेंट पीएमएलएन की नहीं है। तो ये तो इंतहाई मजे का खेज बात है, इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें। बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। मरीम नवाज साहब अपने आप को चाह के भी नून लीग से जो है या मौजूदा हुकूमत से अलहदा नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में बैठी है, और मरीम साहबा का ये कहना कि जी मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ या आई डोंट एग्री टू इट, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कहना था। नादिया मिर्ज़ा साहबा को बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बैरिस्टर वक्त खान साहब आपका भी सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जस्टिस नासिरा, रिटायर्ड जावेद इकबाल साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हालात हादरा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।